आज की क्लास में हम यंत्र प्रकरण के बारे में देखेंगे। रसशास्त्र में यंत्र का प्रयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यंत्र का ज्ञान अगर हमें नहीं है या फिर हमें अगर प्रोसेस याद करना है और उसमें कौन सा यंत्र यूज़ हो रहा है तो हमको वो प्रोसेस आसानी से याद हो जाता है। रसशास्त्र की जितनी भी प्रक्रियाएं होते हैं उन्हें यंत्र के बिना करना पॉसिबल नहीं होता है। ये बात आप यंत्र की परिभाषा में देख सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है हम रसरत्न समुच्चय के अनुसार देखते हैं। स्वेदादि कर्म निर्मातु वार्ति केंद्रे प्रयत्नतः यंत्रते पारदो यस्मात् तस्माद् यंत्रमिति कथ्यते। तो रसरत्न समुच्चय कार ने अगर देखें हम लोग मुख्य रूप से रसशास्त्र पारद वाला द्रव्य है तो उन्होंने पारद को ध्यान में रखते हुए ये डेफिनेशन बताई है कि पारद के स्वेदन आदि कर्मों को करने के लिए वार्ती का अर्थ यहाँ पर रस सिद्ध है। तो स्वेद आदि कर्मों को करने के लिए या स्वेदन आदि क्रिया जो पारद की हैं उनको करने के लिए और पारद को नियंत्रित करने के लिए रस सिद्धों को जिन जिन साधनों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें यंत्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं स्टिक हो गई है कि पारद और पारद के कर्मों में जो साधन यूज़ होते हैं उन्हें ही हम यंत्र कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को इसी को परिभाषा को और आगे बताने के लिए हम रस तरंगिणी की डेफिनेशन देखते हैं। रस तरंगिणी ने कहा है रस उपरस लोह आद्य मारणात् अर्थ सिद्ध ये यंत्रते अनेन यस्मात् तु तस्माद् यंत्रमिति प्रकीर्तिता। तो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ पारद का वर्णन नहीं किया है, उन्होंने पारद के साथ उपरस लोह और आदि के शब्द के साथ उन्होंने जितने भी रसशास्त्र के द्रव्य हैं उनके मारण के लिए या उनकी सिद्धि के लिए, चाहे वो शोधन हो या मारण हो या फिर उनसे औषध निर्माण करने के लिए करते समय जो भी इन क्रियाओं के दौरान उनकी हानि होती है या फिर उनका नुकसान होता है, इन सारी क्रियाओं से बचने के लिए या इन क्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए हम जिन उपायों या उपकरणों का उपयोग करते हैं उन्हें यंत्र कहा है। तो रस तरंगिणी की जो डेफिनेशन है वो हमको ज़्यादा ये मिलती है यंत्र के लिए कि ये पूरे रस शास्त्र के द्रव्यों को डिस्क्राइब करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रसो नियंत्रते ये नियंत्रम तदिति उच्यते, अर्थात पारद को जो नियंत्रित करती है उसे यंत्र कहते हैं। और पारद आदि द्रव्यों को जो यंत्रण करती है, नियमित करती है, बांधती है या उनकी रक्षा करती है। तो आयुर्वेद में जब भी हम औषध का निर्माण करते हैं तो हमको बहुत सारे प्रोसेसिंग करने पड़ते हैं। तो इन सारे प्रोसेसिंग को करते समय कभी कभी हमको उन ड्रग को पकाने के लिए या फिर उनको हानि को रोकने के लिए या उनको गिरने से बचाने के लिए अनेक पात्रों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी पात्रों को हम यंत्र कह सकते हैं। अगर यंत्र की बात करें तो रसशास्त्र के जितने भी द्रव्य हैं उनमें हमें यंत्रों का वर्णन मिलता है और यंत्रों की जो संख्या है वो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बताई गई है। जैसे रस तरंगिणी के अनुसार 20 यंत्र है, रसेंद्र चूड़ामणि ने 30 यंत्रों का वर्णन किया है, रसरत्न समुच्चय ने 32, आनंद कंद ने 41 और पारस संहिता ने 45 यंत्रों का वर्णन किया है। इसके अलावा अनेक संहिता हैं जिनमें हमें यंत्रों का वर्णन मिलता है। और इसके साथ साथ ये जो यंत्र हैं कॉमन नहीं है कि जो 20 हैं उसके एक्स्ट्रा 10 रसेन चूड़ामणि ने बताए हैं। इन सभी ग्रंथों में अलग अलग यंत्रों का प्रयोग मिलता है और सभी के अनुसार हमें यंत्र का ज्ञान होना चाहिए और उनके कर्मों का ज्ञान होना चाहिए। अब इतने प्रकार के जो यंत्र हैं उनके नामकरण किए गए हैं और इस नामकरण के भी कुछ बेसिस हैं कि किन के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। तो कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनका नाम उनकी लुक अलाइक सिमिलैरिटी के कारण या उनके शेप के अकॉर्डिंग रखा गया है। जैसे दोला यंत्र है, इसकी जो संरचना होती है वो झूले की तरह होती है, इसीलिए इसको दोला यंत्र कहते हैं। डमरू यंत्र, घट यंत्र, इनके नाम इनके शेप या सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। कुछ यंत्र हैं जिनके नाम उनमें होने वाले फंक्शन के आधार पर रखे गए हैं कि वो जो यंत्र हैं जिस कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके नाम रखे गए हैं। जैसे स्वेदनी यंत्र स्वेदन के लिए प्रयोग किया जाता है, जारणा यंत्र जारण के लिए प्रयोग किया जाता है, पातना यंत्र पातन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से और अनेक यंत्र हैं जिनके नाम उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग है। कई जो यंत्र हैं उनके नाम उसमें निर्माण में प्रयुक्त होने वाले घटक द्रव्य या जिन अप्लायंस से उनका निर्माण होता है उस आधार पे करते हैं। जैसे बालू का यंत्र, इष्टिका यंत्र, लवण यंत्र, भस्म यंत्र, इनके निर्माण में बालू का है, भस्म है, लवण, इनका उपयोग किया जाता है, इसलिए इन यंत्रों का नाम इस आधार पे रखा गया है।
अगर हम देखें कि यंत्र का ज्ञान क्यों हमें आवश्यक है या यंत्र का क्या महत्व है हमारी संहिताओं में, तो जो औषधि है, चाहे रस औषधि हो या काष्ठ औषधि हो, सभी में हम देखें तो हम अगर गुणों की वृद्धि करते हैं तो हम संस्कार करते हैं। उनमें सबसे मेन है अग्नि संस्कार। तो अगर हमको औषधियों में अग्नि संस्कार करना है और हम पात्र या यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो वो उचित रूप से होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ यंत्र विशेष में पाक करने के कारण विशेष गुणों की वृद्धि होती है। जैसे आप परपटी प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब हम अलग अलग पात्र का यूज़ करते हैं या अलग अलग दर्वी का, लोह दर्वी, ताम्र दर्वी का उपयोग करेंगे, या फिर अगर हम च्यवनप्राश बना रहे हैं तो लोह पात्र या ताम्र पात्र का उपयोग करने से उस पर विशेष गुण आते हैं। इसके अलावा औषध के उड़नशील द्रव्य सुरक्षित रहते हैं। जैसे अर्क यंत्र है, अर्क यंत्र ज़्यादातर अर्क हम सुगंधित द्रव्यों का निकालते हैं, तो हम ऐसे यंत्र का उपयोग करते हैं जो उसमें से जो उसके एक्टिव प्रिंसिपल हैं, जो वोलेटाइल होते हैं, वो उड़ने से वो सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा सबसे मेन है कि यंत्र के प्रयोग से हम किसी भी औषध द्रव्य को बिखरने या खराब होने से बचा लेते हैं। इसके अलावा यंत्र के प्रयोग से औषध का जो निर्माण होता है वो शीघ्र और सरलता से होता है। और साथ में ही हमारी जो मेडिसिन है वो बाह्य विकृतियों से किसी भी प्रकार का कॉन्टेमिनेशन नहीं होता जब हम यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद हम लोग कुछ यंत्र देखेंगे जो हमारे संहिताओं में मुख्य रूप से बताया गया है या जिनका प्रयोग हम ज़्यादातर करते हैं। हम उन्हीं यंत्रों को मुख्य रूप से देखेंगे। और किसी भी यंत्र का अगर हम परीक्षा में वर्णन करते हैं, किसी भी यंत्र का जब हम वर्णन करते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से है या एक्सप्लेनेशन के पर्पज़ से, तो हमें यंत्र को मुख्य रूप से 3 पॉइंट में हमको बताना चाहिए। हमें उसका परिचय या निर्माण विधि कह लीजिए कि उसके परिचय में कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो किस तरह से लगा होता है या इसका निर्माण किस तरह से होता है। उसके बाद हमें उसकी चित्र बनाना चाहिए और उसके बाद हमें मुख्य रूप से उसका उपयोग पता होना चाहिए। कुछ यंत्र होते हैं जिनमें इनके बावजूद सावधानी रहती है, तो उसका भी हमें वर्णन करना चाहिए। तो अगर आप एग्ज़ाम में कोई भी यंत्र का वर्णन कर रहे हैं तो आपको उसका परिचय, उसके डायग्राम या चित्र के बारे में, और चित्र भी सनाम होना चाहिए, यानी उनका एक साइड में आपको लेबलिंग करनी चाहिए। जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि सारे जो नाम है वो वन साइड में लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर उसमें कोई सावधानी है तो उसका वर्णन करना चाहिए और बाद में हमको उनके उपयोग का वर्णन करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले दोला यंत्र है, सबसे मुख्य रूप से प्रयोग होने वाला यंत्र है। हमारी संहिताओं में जहाँ भी स्वेदन कर्म किया जाता है वहाँ पर दोला यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दोला यंत्र में हम एक घड़ा लेते हैं, इस घड़े के कंठ के पास हम छेद करते हैं और इसमें से एक लकड़ी या लोहे की सलाखा को प्रविष्ट करते हैं। हमें जिस भी औषधि का स्वेदन करना है उसको हम एक पोटली में बांध लेते हैं और इस पोटली को हम इस दंड पर लटका देते हैं। तो इस दंड पे ये जो पोटली है वो झूले की तरह लटकती रहती है, इसीलिए इसका नाम हमने दोला यंत्र रखा है। तो इस घड़े में हम पहले से ही जिस भी द्रव का प्रयोग हम स्वेदन के लिए कर रहे हैं उसे डाल देते हैं। फिर हम उस सलाखा में जिस भी द्रव्य का हमको शोधन करना है या फिर स्वेदन संस्कार करना है उसे पोटली में बांध लेते हैं। ये जो पोटली है इसका निर्माण सूती वस्त्र की सहायता से करते हैं। सूती वस्त्र के कपड़े को हम 2 या कहीं कहीं पे 4 तह करके उस पर हम औषधि रखते हैं और उसे इस घड़े पे लटका देते हैं। फिर इस घड़े को हम चूल्हे में रख करके मंदाग्नि में पाक करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी अग्नि संस्कार बताया जा रहा है, मुख्यतः ज़्यादातर अग्नि संस्कार में हम मृदु अग्नि का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपने दोला यंत्र देखा। दोला यंत्र की संरचना में आप देख रहे हैं कि घड़ा, दंड, सूत्र, द्रव। तो आपको ये जब भी आप डायग्राम बनाएंगे आप ध्यान रखेंगे कि आप जब भी उपकरण के जो घटक द्रव्य हैं उनका नाम है आप एक ही साइड पे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम दोनों तरफ नाम लिख दें। जैसा कि चित्र में बनाए हमको नाम एक ही तरफ लिखना है। अब मैंने कहा कुछ यंत्र होते हैं जिनमें हमें सावधानी पाई जाती है। तो दोला यंत्र जो होता है इसमें जो भी हम द्रव यूज़ करते हैं, मुख्य रूप से दोला यंत्र का उपयोग स्वेदन के लिए करते हैं। तो जब इसमें हम द्रव का यूज़ करते हैं तो इस स्वेदन संस्कार जब जब होता है ये द्रव कम होते जाता है। तो इसकी पहली सावधानी है
कि जब भी इसमें शोधन के जो द्रव होता है या जो द्रव हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं वो कम होते जाएगा तो हम उसे और डालते जाएंगे। साथ ही इसकी सबसे मुख्य सावधानी है कि जो हम इसमें पोटली लटका रहे हैं उसे पात्र का तल नहीं छूना चाहिए। अगर वो पात्र के तल को छुएगी तो क्या होगा, जल करके हमारी पोटली खुल जाएगी। और जहाँ भी अग्नि संस्कार है वहाँ पर एक सावधानी आती है कि हमें मृदु अग्नि का उपयोग करना चाहिए। तो जहाँ भी शोधन विधि स्वेदन है वहाँ पर ये सारी सावधानियाँ लागू होगी कि हमारी पोटली को तल नहीं छूना है, मंदाग्नि में पाक करना है, और जब जब द्रव कम होगा हम इसका उपयोग करेंगे। अब इसके उपयोग देखें तो जैसे कि मैंने बताया स्वेदन जहाँ भी है, तो आप अगर स्वेदन शब्द पे जाते हैं तो सबसे पहले पारद का स्वेदन संस्कार, इसके अलावा और कुछ संस्कार है जहाँ द्वेला यंत्र यूज़ करते हैं, पर मुख्य रूप से पारद के स्वेदन संस्कार में बहुत सारे औषध द्रव्य हैं जिनके शोधन के लिए हम स्वेदन विधि का उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से सुधा वर्ग के जो द्रव्य हैं, इसके अलावा स्वर्णमाक्षिक, हरताल, गौरी पाषाण, इनके शोधन के लिए स्वेदन विधि है, और जहाँ भी स्वेदन विधि है वहाँ पर हम दोला यंत्र का यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि महारस उपरस के मल के नाश के लिए भी हम दोला यंत्र का उपयोग करते हैं, और जहाँ भी हमें रस द्रव्य को सिर्फ स्वेदित करना है वहाँ पर भी हम दोला यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा उपयोगी यंत्र है वो है डमरू यंत्र। इसका नाम भी मैंने बताया इसकी रचना के आधार पर है। तो जब हम दो एक आकार के, दो एक साइज़ के घड़ों को आपस में उनके मुख की तरफ से, दोनों का जो मुख वाला एरिया है उसको जब आपस में जोड़ देते हैं तो ये जो रचना बनती है वो दिखने में डमरू के सदृश दिखती है, इसीलिए इसे डमरू यंत्र कहते हैं। तो इसमें दो एक साइज़ के घड़े लेते हैं। सबसे नीचे वाले घड़े में हम औषध द्रव्य रख लेते हैं और ऊपर वाले घड़े के कंठ दोनों को आपस में मिला करके इनकी संधि को हम संधि बंधन कर देते हैं। इसके बाद इसको अग्नि में रख के हम पाक करते हैं। जिस भी औषधि का पाक कर रहे हैं वो गर्म हो करके ऊपर के घड़े की ओर जाती है, और ऊपर के घड़े के ऊपर हम आल बाल या एक गीला कपड़ा रख देते हैं, जिससे वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमारी मेडिसिन जो अग्नि संपर्क से ऊपर जा रही है वो वहाँ जा कर के जम जाती है। तो इस प्रकार से ये डमरू यंत्र है। इसका जो उपयोग है वो हिंगुल से पारद प्राप्त करने के लिए, पारद संख्या आदि को उड़ाने के लिए, पारद की भस्म बनाने के लिए और पारद के बंधन के लिए किया जाता है। इसके बाद जो यंत्र है वो है स्थाली यंत्र। कहीं कहीं पे स्थाली यंत्र में थाली का चित्र दे दिया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। स्थाली यंत्र जो होता है इसमें एक घड़ा होता है जिसमें औषध द्रव्य लेते हैं और ये एक सराव के माध्यम से बंद रहता है। तो ये जो घड़ा होता है इसका उपयोग भी पाक के लिए किया जाता है। और स्थाली यंत्र का जो मुख्य प्रयोग है ये ताम्र आदि धातुओं को पकाने के लिए और धातुओं के मल, विष आदि अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो यंत्र है वो है पालिका यंत्र या दर्विका यंत्र। तो पालिका यंत्र और दर्विका यंत्र दोनों एक नहीं है। दर्वी या चम्मच के आकार का जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जिसका दंड या पकड़ने का डंडा सीधा होता है, उसे हम दर्विका बोलते हैं। और जिस यंत्र में चम्मच में हैंडल जो लगा होता है ऊपर की ओर होता है और मुड़ा हुआ होता है, उसे हम पालिका यंत्र कहते हैं। जैसे तेल निकालने की कुपी या दूध नापने का होता है वो पालिका यंत्र के अंतर्गत आता है, और जो चम्मच हम चलाने के लिए यूज़ करते हैं वो दर्विका यंत्र के अंतर्गत आता है। तो दर्विका यंत्र का प्रयोग गंधक जारण के लिए, परपटी निर्माण के लिए और रसेंद्र सार संग्रह ने पालिका यंत्र का वर्णन कपर्द भस्म निर्माण में किया है। जबकि दर्वी यंत्र का अगर हम बात करें तो दर्वी का प्रयोग हम मुख्य रूप से गंधक शोधन में करते हैं, ढालन के लिए, वंग के शोधन के लिए करते हैं। इसके अलावा परपटी निर्माण के लिए भी हम दर्वी यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है स्वेदनी यंत्र। तो जिस प्रकार से स्वेदन कर्म में मैंने बताया कि दोला यंत्र एक होता है, उसी प्रकार से ये भी स्वेदनी यंत्र का उपयोग भी स्वेदन की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम औषध को पोटली में ना डाल करके इसको भाप के द्वारा पकाते हैं। यहाँ हम पोटली का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बोल सकते हैं घड़ा लेते हैं। कहीं कहीं पर अगर देखेंगे तो दूसरे पात्र का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर सिंपल वे में अगर बताना जाए तो एक घड़ा लेते हैं, उसमें हम जल भरते हैं और घड़े के
मुख में हम एक कपड़ा बांध देते हैं। इस कपड़े के ऊपर हम जिस भी द्रव्य का स्वेदन करना है उसको फैला देते हैं और इसके मुख को एक सराव से बंद करके कपड़ मिट्टी कर देते हैं। फिर इसको जब हम चूल्हे पर चढ़ाते हैं तो ये जो जल है वो गर्म होता है, इससे भाप निकलती है। ये भाप जो है कपड़े के माध्यम से जिस भी द्रव का हमको स्वेदन करना है उसके तक जाती है और उसमें कोई अशुद्धि है उसको दूर करती है, और कभी कभी अशुद्धि कपड़े में रह जाती है और शुद्ध द्रव जो है वो जल में आ जाता है। तो इस प्रकार से स्वेदनी यंत्र भी स्वेदन के द्वारा अपना कार्य करती है। इसका प्रयोग द्रव्यों के स्वेदन द्वारा पाक करने के लिए, कठिन काष्ठ औषधियों को स्वेदन कर मृदु करने के लिए, और साथ में इसी के आधार पर एक यंत्र बनाया जाता है जिससे वनौषधि का सत्व निष्कासन किया जाता है, उसे वाष्प स्वेदन यंत्र कहते हैं। तो जिन औषध द्रव्यों का हम पुटपाक विधि से स्वरस निकालते हैं, जो आसानी से, जो प्रोसेस पूरे दिन का समय ले सकती है, तो अगर हमको शीघ्र रहता है तो हम चाहें तो ये जो प्रोसीजर है, कपड़े को पानी को गर्म करके उसके ऊपर कपड़ा बिछा के उसमें द्रव को रख के अगर ढक दें तो हम उसके द्वारा भी उनका स्वरस निकाल सकते हैं। इसके अलावा गंधक शोधन की एक विधि है जहाँ पर भी हमको इसी तरह का प्रोसीजर देखने के लिए मिलता है, लेकिन वह अधापातन प्रोसेस में आ जाता है। नेक्स्ट विद्याधर यंत्र है। विद्याधर यंत्र को कोष्ठी यंत्र या पातना यंत्र भी कहते हैं। इसको कोष्ठी यंत्र या पातना यंत्र कहने का कारण होता है कि इसको गर्म करने के लिए जिस चूल्हे का प्रयोग किया जाता है वो चतुर्मुख चूल्हा है, यानी इसमें चारों तरफ से हीट दी जाती है, इसीलिए इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे कोष्ठी यंत्र कहते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है पातन के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे पातना यंत्र कहते हैं। इसमें एक घड़ा लेते हैं, उसके ऊपर दूसरा घड़ा रखता है, तो नीचे वाला जो घड़ा होता है उसमें हम औषध द्रव्य लेते हैं और ऊपर जो नीचे वाला घड़ा होता है उसका मुख इतना बड़ा होता है कि ऊपर वाले घड़े का जो तल भाग है उसमें अच्छी तरह से आ जाए। फिर हम इन दोनों के जॉइंट को संधि बंधन कर देते हैं। ऊपर वाले घड़े में हम जल डाल करके रखते हैं, फिर इसे अग्नि में चढ़ा करके संस्कार करते हैं। जब नीचे वाला द्रव्य ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर के घड़े के पात्र के तल में टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि ऊपर के घड़े में हमने जल रखा है, तो वहाँ पर जा कर के हमारी मेडिसिन जिसका भी हमको डिस्टिलेशन करना है वो जा कर के जमा हो जाती है। तो इसमें हम चारों तरफ से अग्नि दे रहे हैं, इसमें हम तीव्र अग्नि देते हैं। इसका प्रयोग जो है हिंगुल से पारद प्राप्त करने के लिए और गंधक जारण के लिए करते हैं। इसके बाद घट यंत्र, आप्यायन यंत्र। तो घट यंत्र जो है वो अलग से है, इसके साथ पातना यंत्र बताएंगे। तो घट या आप्यायन यंत्र में बस इतना ही जानना जरूरी है कि ये एक घड़ा होता है जिसमें एक निश्चित मात्रा में आप कह सकते हैं कि जल या पदार्थ आ सकता है, और सिर्फ मिट्टी के ही घड़े को ही हम घट यंत्र के रूप में वर्णन करते हैं। इसके बाद है पातना यंत्र। हाँ, तो घट यंत्र के बारे में घट यंत्र का एक प्रमाण बताया गया है। घट यंत्र जो होता है इसका उपयोग द्रव को मापने के लिए, कुंभपुट देने के लिए और पारद और गंधक चारण के लिए भी किया जाता है। इसके बाद है पातना यंत्र। तो पातना यंत्र के बारे में पहले जान ले कि पातना यंत्र 3 प्रकार के होता है, ऊर्ध्वपातन, अधपातन और तिर्यक पातन। तो पातना से हम समझते हैं डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर मेनली आपको याद रखना है कि पातना यंत्र में मुख्य रूप से हम 2 घड़ों का उपयोग करते हैं, एक छोटा घड़ा और एक बड़ा घड़ा, और ये छोटे और बड़े घड़े का उपयोग मुख्य रूप से ऊर्ध्वपातन और अधापातन में किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन जिस भी घड़े में हमारा ड्रग होता है या औषध द्रव्य होता है, वो जो घड़ा होता है वो हमेशा छोटा होता है, या फिर कहा जाए जो भी घड़ा अग्नि के संपर्क में रहता है वो छोटा होता है। और जिसमें भी हमारी मेडिसिन जा कर के जमा होती है या जो भी जल के संपर्क में रहता है या शीतल रहता है, वो वाला घड़ा हमेशा बड़ा होता है। तो ऊर्ध्वपातन की कंडीशन में नीचे जो अग्नि के संपर्क में घड़ा होता है वो छोटा होता है, उसमें हम दूसरा घड़ा बड़ा वाला जोड़ देते हैं और ऊपर वाले घड़े के ऊपर एक हम गीला कपड़ा लगा देते हैं,
नीचे वाले घड़े को जब हम अग्नि संपर्क करते हैं तो इससे हमारी मेडिसिन ऊर्ध्वपातित होकर ऊपर जाती है और ऊपर में कम टेम्परेचर होने के कारण हमारी मेडिसिन वहाँ जा कर के जम जाती है। इन दोनों घड़े के संधि को हमें अच्छे से संधि बंधन करना चाहिए। सिर्फ कपड़ मिट्टी से हो सकता है ये खुल जाए, तो हमें यहाँ पर जो संधि बंधन के और प्रकार बताए गए हैं, जहाँ पे मंडूर का, भैंस के दूध का उपयोग किया जाता है, उनका प्रयोग करके इनकी संधि बंधन को बहुत ही मजबूत करना चाहिए। इसके विपरीत तिर्यक पातन में भी सेम दो घड़े होते हैं, छोटा और बड़ा घड़ा, लेकिन यहाँ पर जो छोटा घड़ा होता है वो ऊपर होता है और जो बड़ा घड़ा होता है उसे ज़मीन पे गड्ढा खोद करके नीचे रखते हैं, उसमें जल भर देते हैं और उसके ऊपर औषध युक्त छोटे घड़े को रखते हैं। इनकी संधि को फिर से बंद कर देते हैं और ज़मीन के ऊपर जहाँ छोटा घड़ा है उल्टा, उसके ऊपर हम वन न्यूपल रख करके उसको हम आग लगा देते हैं। तो जो भी हमारी मेडिसिन है वो अग्नि से संस्कारित होकर के नीचे गिरती है, इसीलिए इसका नाम आधापातन है। जबकि तिर्यक पातन में जो दो घड़े होते हैं उनमें से एक अग्नि के संपर्क में रहता है और दूसरा घड़ा जो होता है उससे तिरछे साइड पर जुड़ा हुआ रहता है, या तो ज़मीन पे रहता है या स्टैंड पे रखा हुआ रहता है, और ये दोनों एक नली के माध्यम से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो डिस्टिलेशन के लिए देखें तो हमको पातन यंत्र मिलते हैं, ऊर्ध्वपातन, अधापातन और तिर्यक पातन। इन तीनों का ही मुख्य रूप से अगर प्रयोग बताएं तो हिंगुल से पारद संस्कार के लिए और पारद के पातन संस्कार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा यंत्र है वो है बालूका यंत्र। बालूका यंत्र का अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हमें दिमाग पे आता है कुपिपक्व रसायन। तो बालूका यंत्र का जब हम निर्माण बताते हैं तो बालूका यंत्र में है हम एक घड़े का या फिर चौड़े मुख वाले घड़े का या चौड़े मुख वाली बाल्टी का उपयोग करते हैं और इस बाल्टी में हम आवश्यकता अनुसार बालू डालते हैं। बालू डालने से पूर्व इसमें हम 7 बार कपड़ मिट्टी की हुई जो कुपी होती है उसे डालते हैं, उसे बंद करके हम इसमें बालू डालते हैं और फिर इसे अग्नि में रख करके हम इसका संस्कार करते हैं। तो बालूका यंत्र में सबसे पहले अग्नि के संपर्क से बालू गर्म होती है, उसके बाद इस बालूका से जो हमारी कांच कुपी है वो गर्म होती है, उसके बाद उसमें स्थित हमारी औषधि का पाक होता है। तो इसमें डायरेक्ट हीट ना मिल करके हमारी मेडिसिन को इनडायरेक्ट हीट मिलती है और यहाँ पर हीट करने का जो माध्यम है या इस यंत्र निर्माण में बालूका का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको बालूका यंत्र कहते हैं। बालूका यंत्र का जो मुख्य उपयोग होता है ये कुपिपक्व रसायन के निर्माण के लिए किया जाता है और औषध युक्त पारद को संपुट में रख करके पाक करने के लिए किया जाता है। कहीं कहीं पे बालूका यंत्र का प्रयोग करके पोटली रसायन का भी निर्माण किया जाता है और गंधक जारण के लिए भी हम बालूका यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण यंत्र जो रसशास्त्र जब हम देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो है खल्व यंत्र या फिर आप लोग इसे खरल कहते हैं। तो खल्व यंत्र के लिए आप अगर देखेंगे तो ये हमको पित्थर के भी मिलते हैं और लोहे के भी मिलते हैं और चीनी मिट्टी के या पोर्सिलीन के भी हमको प्रोवाइड होते हैं। तो जब खल्व यंत्र हम पढ़ते हैं तो खल्व यंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के हम पढ़ते हैं, द्रोण्याकार या जो फिर नौकाकार होता है, वर्तुल खल्व और एक होता है तप्त खल्व। तो आप इनका जब अध्ययन करते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अर्धचंद्राकार की लंबाई, चौड़ाई या गहराई कितनी है, इसकी मूशल की लंबाई कितनी है। सेम जब आप वर्तुल खरल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता रहे कि इसकी भी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो जो द्रोणाकार या अर्धचंद्राकार खरल होता है ये नौका के आकार का होता है, जबकि वर्तुल खरल जो होता है ये गोलाकार होता है। तो ये दोनों आपको दिख जाएंगे। इनका प्रयोग मुख्य रूप से होता है, जो सबसे कम प्रयोग किया जाता है वो है तप्त खल्व। तप्त खल्व जैसे हमको नाम से पता चल रहा है कि वो खल्व जिसको हम गर्म कर सकते हैं या जिसका प्रयोग गर्म करने के पश्चात किया जाता है। तो अगर हम इसको पत्थर या चीनी मिट्टी से बनाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसीलिए तप्त खल्व का जो निर्माण होता है वो लोहे से किया जाता है। इसमें औषधि का पाक जो है अग्नि के ऊपर रख के करते हैं। तो जब भी आप तप्त खल्व पढ़ें आपको एक श्लोक मिलेगा, अजा सकृत तुषाग्नि च खान्यत्वा भुवि छिपे तस्य उपरि स्थितम खल्वम तप्त खल्वम इति
स्मृतम, ये रस चिंतामणि का श्लोक है। इनका बोलना है कि जो भी खरल जो लोहे का बना है, अगर इसको गर्म करना है तो गैस पे तो हम नहीं कर सकते या उतना ये हीट नहीं ले पाएगा। तो जब भी हमको तप्त खल्व का प्रयोग करना है, इसके जितनी साइज़ है उतने आकार का ज़मीन में गड्ढा खोदना है और उसमें अजाशक्रित तुषाग्नि, अजाशक्रित मीन्स बकरी का मल और तुष, इनकी अग्नि प्रदीप्त करनी है और उसके ऊपर तप्त खल्व को रख के हमको मर्दन करना है। तो अजाशक्रित और तुष का प्रयोग करने का यहाँ पर मुख्य कारण है कि ये लंबे समय तक टेम्परेचर देते हैं, जिससे हम अपना प्रोसेसिंग आराम से कर सकते हैं। इनकी जगह अलग ईंधन का प्रयोग करें तो उनको हम उपयोग लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। अगर इसके उपयोग की बात करें तो तप्त खल्व का प्रयोग हम पारद के मूर्छन संस्कार में और पारद के कई संस्कार में करते हैं। और पारद के संस्कार में ही जब स्वर्ण आदि की हमको चारणा या जाड़ना देनी होती है, तब भी तप्त खल्व का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो अतप्त खरल है, जिसमें द्रोणाकार और वर्तुल के, पत्थर के या चीनी मिट्टी के बने हुए खरल आते हैं, इनका उपयोग अगर हम देखें तो ये हमारे रसशास्त्र में बहुत जगह इनका उपयोग किया जाता है, चाहे शोधन में हो या औषध निर्माण में। किसी भी द्रव्य की अगर हमको भावना देनी है तो हम खरल का उपयोग करते हैं। पारद गंधक की कज्जली, जो कि हमारी बाकी कल्पनाओं का बेस होता है, उसके निर्माण के लिए खरल की ज़रूरत है। चूर्ण, पिष्टी आदि के मर्दन के लिए हमको खरल की ज़रूरत है। इसके अलावा रसशास्त्र के द्रव्यों के शोधन के लिए, मारण के लिए, चक्रिका निर्माण के लिए, औषध निर्माण के लिए हमें खल्व यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से खल्व यंत्र का उपयोग महत्वपूर्ण है। आपको उसका जो आकार है वो बुक से प्रेफर कर लेना है कि इनकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है और इनकी मूसल की लंबाई कितनी होती है। इसके अलावा अगर भैसज्य कल्पना की बात की जाए तो भैसज्य कल्पना में जो यंत्र ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो है उलूखल यंत्र। तो चित्र में आपको जो उलूखल यंत्र मिल रहा है, पुराने समय में इस उलूखल यंत्र का उपयोग करते थे, लेकिन अभी के समय में हम लोग खल डंडा बोलते हैं या इमाम दस्ता बोलते हैं। एक डब्बे की तरह लोहे का स्ट्रक्चर होता है और उसमें मूसल रहता है, जिसका उपयोग हम कूटने के लिए करते हैं। तो ये लोहे से निर्मित होता है और ज़्यादातर भैसज्य कल्पना, जैसे खरल का उपयोग रसशास्त्र में ज़्यादातर है, वैसे ही उलूखल यंत्र या फिर इमाम दस्ते का उपयोग हमको भैसज्य कल्पना में मिलता है। तो इसका उपयोग कठिन द्रव्यों को कूटने के लिए, जैसे हार्ड कोई भी मटेरियल होता है तो उसको हम सबसे पहले इसमें कूट लेते हैं तो वो बारीक कूट जाता है। आर्द्र या ताज़ा द्रव्यों को कूट करके कल्क या स्वरस का निर्माण करने के लिए, काष्ठ औषधियों को कूट के जब हम चूर्ण बनाते हैं उसके लिए भी हमें उलूखल यंत्र की ज़रूरत है। इसके अलावा गुग्गुल कल्पना का जब हम निर्माण करते हैं तो हम जानते हैं गुग्गुल को जितना ज़्यादा कूटेंगे उतना ज़्यादा गुणकारी होगा, तो उसको कूटने के लिए भी हम इस उलूखल यंत्र का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ और यंत्र हैं जिनका उपयोग हमारे संहिताओं में बताया गया है। उनमें से एक है भूधर यंत्र। तो जैसे इसका नाम है भूधर यंत्र, तो भूधर यंत्र जो होता है ये ज़मीन के अंदर बनाया जाता है। इसमें ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद करके पारद युक्त मूसा को रख करके बाकी जगह में बालू भर दी जाती है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि ज़मीन में गड्ढा खोदा है, उसमें हमने पारद युक्त मूसा को रख दिया है और चारों तरफ बालू डाल दी है और उस बालू के ऊपर में फिर हम उपले जला करके अग्नि देते हैं। उससे बालू गर्म होती है, फिर मूसा में हमारी औषधि का पाक होता है। क्योंकि ये ज़मीन के अंदर है इसीलिए इसको भूधर मूसा कहते हैं। इसमें भी सावधानी है कि मूसा में औषध द्रव्य 3/4 भरना चाहिए, 1/4 खाली रहना चाहिए ताकि उसका पाक आसानी से हो सके। मूसा के ढक्कन को बंद करके कपड़ मिट्टी कर देना चाहिए, वरना वो जल जाएगा। और इसमें सिर्फ इतने उपले रखें जिससे पारद का पाक हो सके, ज़्यादा उपले डाल करके पाक नहीं करना चाहिए। अब इसका उपयोग क्या है? तो इसका जो उपयोग होता है पारद का पाक करने के लिए। और जब आप जारण देखेंगे तो जारण अंतर्धूम और बहिर्धूम होता है। तो बाहिर्धूम में हम धुआं बाहर निकलने देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सराव संपुट भी कर दिया है, प्लस ज़मीन के भी अंदर है, तो यहाँ पर गंधक का धूम्र बाहर नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर हम गंधक का जब पारद में अंतर्धूम जारण करते हैं तो भूधर यंत्र का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से एक और यंत्र होता है कच्छप यंत्र। कच्छप यंत्र को भी हम बोल सकते हैं, सिमिलैरिटी के आधार पर हम कच्छप यंत्र कहते हैं, जहाँ पर जैसे कछुआ जो होता है वो जल और
पानी दोनों में रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेडिसिन है वो जल में है, उसके बाद उसको ऊपर से अग्नि संयोग भी हम करा रहे हैं। तो इसी कारण से इसको कच्छप यंत्र कहते हैं। कच्छप यंत्र भी ज़मीन के अंदर होता है। पहले हम गड्ढा खोद देते हैं, इस गड्ढे में हम थोड़ा सा गीली मिट्टी डाल देते हैं और इसमें एक पात्र डालते हैं। उस पात्र में हम जल रखते हैं, ऊपर हम एक सराव रखते हैं, उस सराव में हम पारद युक्त मूसा रखते हैं और फिर उसे एक दूसरे सराव से ढकते हैं और उसके ऊपर हम उपले रख के या कोयले रख कर के अग्नि जलाते हैं। तो नीचे जल रहता है और ऊपर की ओर अग्नि रहती है। ये कच्छप यंत्र है। इसका जो प्रयोग होता है पारद को बुभुक्षित करने के लिए, पारद के स्वेदन संस्कार में और गंधक जारण के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से अगर देखें तो बहुत सारे यंत्र हैं जिनका उपयोग गंधर्व के जारण के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक और यंत्र है जिसे आकाशपातन यंत्र कहते हैं। अभी अगर हम बोलना चाहें तो हम इसे अर्कपातन यंत्र भी बोल सकते हैं। तो जो पातना यंत्र है उसी का ही ये दूसरा रूप है। इसका उपयोग अर्क निर्माण के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे आकाशपातन यंत्र या अर्कपातन यंत्र कहते हैं। इसमें जिस भी औषधि का हमको अर्क निकालना है उसे एक पात्र में भिंगा करके हम रख देते हैं। फिर उस पात्र में एक ईंट रखकर उसके ऊपर हम एक पात्र रखते हैं जिसमें हमें अर्क जमा करना है और इस घड़े के ऊपर एक छोटा घड़ा रखते हैं और उनके संधि बंधन कर देते हैं। ऊपर के पात्र में हम शीतल जल रखते हैं। जब हम इसको अग्नि प्रदान करते हैं तो हमारा जो द्रव है, जो जिससे हमें अर्क निकालना है, जो जल में भींगा हुआ है, वो उसका जो अर्क है वो क्या होता है, वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है और ऊपर के पात्र में का जो तल भाग है जो ठंडा होता है अपेक्षाकृत नीचे, वहाँ पर ये जाकर के जमा होने लगते हैं और जब ये ठंडा स्थान पाते हैं तो फिर से नीचे गिरते हैं और नीचे के पात्र में जाकर के ये एकत्र हो जाते हैं। तो ये जो यंत्र है इसका उपयोग मुख्य रूप से अर्कपातन के लिए किया जाता है, इसे आकाशपातन यंत्र कहते हैं। इसके अलावा कुछ और यंत्र हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, जैसे पुट यंत्र। तो जो पुट प्रकरण में हम पढ़ते हैं कि एक गड्ढा करते हैं तो अलग अलग पुट के अनुसार अलग अलग गड्ढे बताए गए हैं, फिर उनमें उपलों की संख्या बताई गई है। 2/3 उपले रखने के बाद सराव रख के फिर उपले रख के अग्नि बताने के लिए कहा गया है। तो पुट यंत्र के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि इसका प्रयोग भस्म निर्माण के लिए भी करते हैं, भस्म परीक्षा के लिए भी करते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट यंत्र है पीठर यंत्र। पीठर यंत्र जो है वो रसशास्त्र में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है जब हम पुती लोह का शोधन करते हैं। तो पुती लोह में आप जान रहे हैं नाग, वंग और यशत, ये 3 धातुएं आती हैं। इन्हें पुती लोह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाती है। मुख्य रूप से धातुओं की जो शोधन विधि है उसे निर्वाप कहते हैं, लेकिन नाग, वंग, यशत को अगर हम गर्म करते हैं तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम पिघले को अगर पिघले में डालेंगे तो निर्वाप नहीं कहते, इसे हम ढालन कहते हैं। तो जब नाग, वंग, यशत पिघल जाते हैं और इन्हें हम पात्र में या द्रव में डालते हैं तो इनमें एक तरह की आवाज़ आती है और ये द्रव्य बाहर की ओर छिटकते हैं। तो इससे हमें भी नुकसान हो सकता है, हाथ जलने में या फिर चोट लगने की संभावना होती है। इसके अलावा हमारी मेडिसिन जो बाहर गिरती है उससे भी हमारी मेडिसिन का भी नुकसान होता है। तो इन सभी से बचने के लिए पीठर यंत्र का निर्माण करते हैं। तो पीठर यंत्र ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक घड़ा होता है, उस घड़े में एक सराव रखते हैं और वो जो सराव होता है उसमें बीच से छेद होता है। हम दरवी यंत्र में अपने वंग, नाग या यशद इनको पिघलाते हैं और पिघलने के बाद इस छेद के माध्यम से हम उस घड़े में पहले से ही जो शोधन द्रव होता है उसमें हम अपनी औषधि को डाल देते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का क्षय नहीं होता है। तो पीठर यंत्र का मुख्य रूप से उपयोग पुती लोह के शोधन में किया जाता है। सराव यंत्र, तो सराव आप जान रहे हैं, जब हमने पुट प्रकरण पढ़ा था तो चक्रिका का निर्माण करके जब हम उसको सराव में रखते हैं, सराव मिट्टी का पात्र होता है, बड़े दिए की तरह बोल सकते हैं। सेम साइज़ के हम 2 सराव लेकर के उन्हें जोड़ करके सराव संपुट करते हैं और फिर इससे पुट प्रदान करते हैं। तो ये हमारे भस्म निर्माण प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। कूपी यंत्र, जैसा कि हमने देखा बालूका यंत्र, बालूका यंत्र में जब हम औषध का निर्माण करते हैं तो बालूका के थ्रू हमारा जो हीट होता है वो कूपी में आता है। ये जो कूपी होती है
ये आपकी आतसी शीशी है या फिर कांच की जो शीशी होती है, अगर आप देखेंगे कांच की जो बॉटल होती है उसको डायरेक्ट हीट मिले तो ये टूट जाएगी। इसीलिए इस पे हम बालूका के थ्रू हीट देते हैं, लेकिन बालूका के थ्रू भी हीट देने पर इसके टूटने के चांसेस होते हैं। तो हम इस कांच कूपी को 7 बार कपड़ मिट्टी करते हैं। इस कूपी के आकार का हम कपड़ा काट के उस पर हम गीली मिट्टी का 7 बार लेप करते हैं। तो ये कूपी यंत्र कहलाता है, जिसकी सहायता से हम कुपीपक को रसायन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ यंत्र देखे जिनका प्रयोग हम रसशास्त्र में करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यंत्र हैं जो कहीं पारद के संस्कार में यूज़ होते हैं। तो उन यंत्रों का लिमिटेड प्रयोग होने के कारण उन्हें हम बाद पे देखेंगे। ये कुछ यंत्र हैं जो हमारे रसशास्त्र में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो कभी भी आप यंत्र का वर्णन करें तो आपको उनका परिचय, उनके चित्र और उनके उपयोग की जानकारी हमेशा रहनी चाहिए। धन्यवाद।